Welcome to the channel. Today we are going to start the second type of the ratio, which is operational ratio. We have discussed financial ratios. In financial ratio, we discuss some of the liquidity ratios and leverage ratios. ठीक है जी, तो आज हम ऑपरेशनल रेशियोज को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ऑपरेशनल रेशियो में हमारे पास दो रेशियोज होते हैं। एक हमारा होता है एक्टिविटी रेशियोज, जिसको हम टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। ठीक है जी, टर्नओवर रेशियोज जो है वो आपकी क्या शो करती है, ये आपकी परफॉर्मेंस को या आपके ऑपरेशनल को या जो चीजें जो रिसोर्सेज आप एम्प्लॉय करते हैं या जो आप लगाते हैं उसका रिटर्न आप चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप असासों को देखते हैं कि जो एसेट आपने लगाए हैं, जो इन्वेस्टमेंट आपने की है, उसके अगेंस्ट आपको कितना सेल्स या कितनी रेवेन्यू आपकी जनरेट होती है। सो फॉर दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज वी परफॉर्म और वी कैलकुलेट द रेशियो कॉल्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। इसी तरह से और भी कई किस्म की जो है वो हमारे पास एक्टिविटीज होती है जिसका टर्नओवर हम मालूम करते हैं। ठीक है जी, दूसरा हमारे पास होगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, that this will be discussed in the next video. So coming toward the operational ratios, and in operation videos we will discuss turnover ratios. ठीक है जी, तो यहाँ पे आते हैं हम एक्टिविटीज रेशियोज के ऊपर। ठीक है जी, what is activities ratios? Activities ratio measure how effectively a firm is using its resources or how efficient a company is in its operation and use of assets. In general, we can say that the higher the ratio, the better will be the performance of the firm. एक्टिविटी रेशियो में हम कहते हैं कि एक फर्म, एक इदारा कितना इफेक्टिवली जो है वो ऑपरेट कर रहा है और कितने एफिशिएंट तरीके से अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है और कितना इफेक्टिवली या एफिशिएंटली अपने एसेट्स को यूज कर रहा है। इन एक्टिविटीज रेशियो वी फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द रिसोर्सेज व्हिच इज एम्प्लॉयड और व्हिच इज इन्वेस्टेड। In general, we can say that if the ratio of turnover is high, then we can conclude that the performance of this firm is better. So here we got some of the turnover ratio, which is inventory turnover ratio, account receivable turnover ratio, average collection period, total asset turnover और fixed asset टर्नओवर। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ एक्टिविटीज है। ठीक है जी, जो कि हमें मुख्तलिफ ऑपरेशंस के बारे में रिजल्ट देगी। ठीक है जी, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। सबसे पहले जो हमारी रेशो है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ठीक है जी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या है? ये एक ऐसी रेशो है जो कि हमें ये इंडिकेट करती है कि एक फर्म अपनी इन्वेंट्री को कितनी दफा या कितनी तेजी से जो है वो उसको सेल आउट करता है। सो इन जनरल वी कैन से कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज बेसिकली इट्स शोइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द inventory that has been sold or that is being managed by the firm. ठीक है जी, this ratio indicates how well inventory is being managed, which is important because the more time inventory can be turned, the higher the turnover rate in a given operating ratio, the greater the profit. Similarly, जिस तरह हमने पहले कहा कि ऑपरेशनल रेशियोज में जब आपकी रेशो जो है वो जो आप कैलकुलेट करते हैं वो अगर हाई हो तो डेफिनेटली इसका मतलब होगा कि आप
बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हम यही देखते हैं कि हमारी इन्वेंट्री का टर्नओवर क्या है। फिर साथ-साथ हम एक दूसरी भी इसमें रेशियो इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम इन्वेंट्री होल्डिंग के टाइम पीरियड को हम चेक करते हैं कि कितने टाइम पीरियड के लिए हमने अपने इन्वेंट्री को होल्ड किया हुआ है। ठीक है जी? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी इन्वेंट्री को जो है वो प्रॉपर्ली मैनेज करें। ठीक है जी? वो इसलिए कि अगर आप इन्वेंट्री को ज़्यादा देर रखते हैं, तो पहला तो ये है कि उसके ऊपर जो है वो आपका होल्डिंग कॉस्ट जो है वो ज़्यादा पड़ता है, जो कि एक बिज़नेस के लिए फ़ेवरेबल नहीं है। क्योंकि अगर आपने वेयरहाउसेज़ में अपनी इन्वेंट्री को रखा हुआ है या आपने अपने डिपार्टमेंट में इन्वेंट्री रखी हुई है, तो उसके ऊपर होल्डिंग कॉस्ट है। क्योंकि आपने गोदाम का किराया देना होता है, उसके लिए चौकीदार रखना होता है और अदर ऐसी जो है वो फैक्टर्स होते हैं जो कि इसकी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाते हैं। दूसरा इसमें ये ड्रॉबैक भी है कि जो इन्वेंट्री आप ज़्यादा देर रखते हैं और उसको सेल आउट आप नहीं कर पाते, तो ऐसी इन्वेंट्री जो है वो ख़राब भी होती है। अगर उसका नेचर जो है वो अ काइंड ऑफ पेरिशेबल गुड्स है, तो वो ख़राब भी हो सकती है। ठीक है जी? सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप क्या करें, आप जो है वो इसको प्रॉपर्ली जो है वो मेंटेन करें। ठीक है जी? अच्छा जी। इसके अलावा इन्वेंट्री को कंट्रोल करना ये इसके ऊपर जो है वो हमने बात की। ठीक है जी? कि क्यों हमने कंट्रोल करना है और इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है जी? तो फ़ायदा यही है कि जब आप इन्वेंट्री को जितना ज़्यादा जो है वो सेल आउट करेंगे, तो उतना ही आपका फ्रेश इन्वेंट्री आएगा। गुड्स आपकी जो है वो पेरिशेबल नहीं होंगे और होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट आपके ऊपर जो है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है जी? So now, what is the formula for inventory turnover ratio? Inventory turnover ratio is equal to cost of goods sold divided by average inventory. तो इससे जो आपकी रिजल्ट होगी, तो दिस विल बी द इन्वेंट्री टर्नओवर। ठीक है जी? अगर सपोज सपोज आपको जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो गिवन नहीं है, ठीक है? तो आपने फिर क्या करना होगा, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल नहीं है, तो आपने लेना होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बजाय सेल्स को आप ले लें, ठीक है जी? तो आपने सेल्स को लेना होगा, ठीक है? और अगर दोनों अवेलेबल है, तो दोनों को लेना होगा। चूँकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो प्रेफ़रेबल है, क्योंकि ये कॉस्ट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, जबकि सेल्स आपकी जो है वो मार्केट प्राइस पे होता है। तो दैट्स व्हाई वी ऑफ़न कंसिडर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है जी? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको जो है वो मिल जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, तो वहाँ पे आपको सीजीएस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा। इसको आप ले लें। फॉर एग्जांपल वी सपोज दैट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ 3053.66 and the average inventory is basically the combination of two things, beginning inventory plus ending inventory divided by 2। एवरेज को आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये नीचे मैंने नोट में लिखा हुआ है, ठीक है जी? कि एवरेज इन्वेंट्री आपकी बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका बन जाता है एवरेज इन्वेंट्री। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है जी, वी गॉट द आंसर व्हिच इज 8.6, जिसका मतलब ये है कि एवरेज इन्वेंट्री, इसका जो टर्नओवर है वो क्या है, वो 8.6 है। याद रखें, जितना आपका ये रेशो ज्यादा होगा, उतना ही आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और इसका मतलब ये होगा कि आपने अपनी इन्वेंट्री को बहुत जल्दी या आप बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ास्टली अपनी रिकवरी कर रहे हैं और अपनी जो है वो इन्वेंट्री को आप सेल आउट कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसका मतलब ये है कि आपने अपनी इन्वेंट्री को जो है वो
वेल मैनेज किया हुआ है, आपने कंट्रोल किया हुआ है, आप जो है वो जस्ट इन टाइम के ऊपर जो है वो चल रहे हैं, ठीक है जी। तो जितना ये कम होगा तो इट विल बी द रिवर्स ऑफ दिस, कि आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज नहीं कर पा रहे, आपके ऊपर होल्डिंग कास्ट जो है वो ज्यादा होगी, आपकी इन्वेंट्री खराब होगी और आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो तभी आप जो है वो इन्वेंट्री की टर्नओवर आपको आपको कम मिल रहा है, ठीक है जी। सिमिलरली इन इट इज द नेक्स्ट फार्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज, ठीक है जी। नंबर ऑफ डेज अगर आपने मालूम करने हैं कि जो इन्वेंट्री का टर्नओवर मुझे मिल रहा है एज कंपेयर टू द होल ईयर, या 360 या 365 डेज अगर है आपके, तो उसके अगेंस्ट ये कितना टर्नओवर मुझे कर रहा है, या जो इन्वेंट्री का टर्नओवर मुझे मिल रहा है, तो इसका नंबर ऑफ डेज में अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं कि इस इन्वेंट्री को मैं कितने दिनों बाद जो है वो बेच रहा हूँ, या जो ये टर्नओवर मुझे मिल रहा है ये कितने दिनों बाद मुझे मिल रहा है। फॉर दैट पर्पस वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज और इन्वेंट्री होल्डिंग, ठीक है जी। तो या इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि इन्वेंट्री को आप कितना होल्ड कर रहे हैं, कितने दिनों के लिए आप होल्ड कर रहे हैं और उसके बाद आप उसको सेल आउट कर रहे हैं। सो सिमिलरली द फार्मूला इज 360 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर। तो इन्वेंट्री टर्नओवर जो भी होगा उसको आप नीचे लिख ले, ठीक है जी। और 360 डिवाइडेड बाय द इन्वेंट्री टर्नओवर, जो भी इन्वेंट्री टर्नओवर हमारे पास आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल इट इज 8.6, so divide it, you will get the answer which is 42 days। 42 days का मतलब है कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो क्या है, 12 दिनों के, सॉरी 42 डेज तक जो है वो आप इसको होल्ड कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है जी। तो 42 डेज का मतलब है कि यू होल्ड योर इन्वेंट्री फॉर 42 डेज। इसी तरह से यहाँ पे जितने नंबर ऑफ डेज आपके कम होंगे तो उतना ही आपके लिए बेहतर है। इट मींस के यू आर नॉट होल्डिंग योर इन्वेंट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, ठीक है जी। जितना ये कम होगा उतना ही बेहतर होगा, जितना ज्यादा होगा इट मींस के यू आर नॉट एबल टू टर्न ओवर योर इन्वेंट्री और यूज योर इन्वेंट्री एफिशिएंटली, ठीक है जी। अच्छा, in the absence of information instead of CGS we can use sales। अच्छा, ये बात मैंने पहले भी कर दी कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन समटाइम जो है वो मिसिंग होती है, तो इंस्टेड ऑफ CGS we can use सेल्स, ठीक है जी। हम सेल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन द केस ऑफ CGS and inventory both are valued at cost while the sales are valued at the market price। चूंकि जो है वो CGS और इन्वेंट्री दोनों जो है वो कॉस्ट के ऊपर जो है वो वैल्यूड होती है, ठीक है। ये आप याद रखें कि CGS और इन्वेंट्री जो है ये कॉस्ट के ऊपर वैल्यूड की जाती है हमेशा, जबकि सेल्स को रिकॉर्ड किया जाता है मार्केट प्राइस के ऊपर। Therefore we can say that it is better to use CGS ताकि हमें प्रॉपर प्रिडिक्शन जो है वो मिल सके। तो आपने प्रेफरेंस जो है वो देनी होगी CGS को। अगर CGS और सेल्स दोनों के बने तो आपने CGS को लेना होगा, ठीक है जी। अगर CGS नहीं है तो फिर आपने सेल्स को लेना होगा, ठीक है जी। The next ratio is account receivable turnover ratio। Account receivable turnover ratio indicates the average length of time. It shows the average length of time it takes a firm to collect credit sales। ब्रैकेट में लिखा हुआ है in percentage terms। For example, how well account receivable are being collected। If receivables are excessively slow in being converted to cash, liquidity could be severely impaired। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में हम उन तमाम अकाउंट रिसीवेबल्स का जायजा लेते हैं। बीइंग अ फाइनेंशियल एनालिस्ट हम देखते हैं कि
जो जो बंदे जिनके ऊपर हमने क्रेडिट सेल किया हुआ है, उससे हमें पैसा रिकवर करने में कितना टाइम जो है वो लग रहा है। यानी कि एक बंदे को मैंने कर्ज दिया हुआ है, उसके ऊपर मैंने सेल्स किया हुआ है, उसके पीछे पैसे रहते हैं। तो एक फर्म, एक इदारा कितना वक़्त लेता है एक बंदे से पैसा लेने में? क्योंकि वही पैसा हमारा वर्किंग कैपिटल होता है, वही पैसा हमने जो है वो लगाना होता है, उसी से हमने जो है वो दोबारा चीज़ों को अपनी एक्विज़िशन करनी होती है, रॉ मटेरियल खरीदना होता है और उसको दोबारा एम्प्लॉय करके हम जो है वो क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और रेवेन्यू जो है वो दोबारा हम कमा सकते हैं। तो ये एक सर्कल होता है जिसमें रिकवरी जो है वो उसका फ़ास्ट होना ही हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जितना आपकी रिकवरी ज़्यादा होगी, तो उतना ही आपकी लिक्विडिटी जो है वो ज़्यादा होगी, आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो कम नहीं होगा, ठीक है जी? और आप जो है वो इस काबिल होंगे कि फर्दर उसको जो है वो प्रोसेस करें और फर्दर जो है वो आप रेवेन्यू कमा सकें, ठीक है जी? और इसको हम परसेंटेज में जो है वो क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, इसके फ़ॉर्मूले को आप देखिए नीचे जो है वो लिखा हुआ है और ये फ़ॉर्मूला यही शो करेगा कि जितना ये हाई होगा तो इट्स मीन कि आपकी अकाउंट रिसीवेबल का टर्नओवर जो है वो ज़्यादा है और ज़्यादा टाइम पीरियड आपका नहीं लग रहा किसी भी अकाउंट रिसीवेबल को कलेक्ट करने में, ठीक है जी? और यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो अगर हाई हो तो इसके फ़ायदे क्या हैं? ठीक है जी? और सबसे पहले ये हम हमारी डिस्कशन हो गई कि अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो जो है वो क्यों हम करते हैं? तो बेसिकली इट इज़ यूज्ड टू मेजर द इफेक्टिवनेस दैट हाउ यू एक्सटेंड क्रेडिट एंड कलेक्ट डेट्स। ठीक है जी? कि कितना जो है वो आप अपना डेट रिकवरी करते हैं और अपने क्रेडिट सेल्स को कितना आप एक्सटेंड करते हैं। ठीक है जी? तो जितना हाइयर आपकी रेशो होगी तो उतना ही जो है वो आपका अकाउंट रिसीवेबल जो है वो फॉर मोर टाइम्स जो है वो आपको पैसे जो है वो ज़्यादा देंगे, ठीक है जी? और उसकी रिकवरी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है? नाउ व्हाट इज़ द जनरल रूल ऑफ थंब? रूल ऑफ थंब क्या है इस रेशियो में? तो रूल ऑफ थंब जो है वो यही है कि हायर द अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेट, the better will be the performance. Therefore, we can say that, for example, if the ratio is high, it mean कि आप पेमेंट ऑफ डेट जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं और अगर आप पेमेंट ऑफ डेट्स आपको जो है वो ज़्यादा मिल रही है, रिसीव हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कैश फ्लो जो है वो ज़्यादा हो रही है, ठीक है जी? और जब आपकी कैश फ्लो ज़्यादा होंगी, तो यू विल बी एबल टू पे योर एक्सपेंसेस। आप अपने पेरोल को अदा कर सकते हैं, आप अपने जो है वो मुख्तलिफ उसको जो है वो चला सकते हैं। जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स होंगे, तो उसको आप चला सकते हैं। दूसरा जो इसकी इम्पोर्टेंस है या आप कह सकते हैं कि जो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फ़ायदा है कि अगर वो हाई हो, उसका रिज़ल्ट अगर हाई हो, तो इट मीन्स के योर कलेक्शन मेथड्स आर इफेक्टिव। जो आपने प्रोसीजर्स बनाए हैं कलेक्शन के लिए, तो वो आपके बेहतर है। यहाँ पे फ़ॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल इज़ इक्वल टू क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। जो आपके साल के शुरू में जो जितने अकाउंट रिसीवेबल है, साल के आखिर में कितने हैं, ठीक है जी? उन सब का आपने एवरेज लेना है और उसको डिवाइड करना है। तो जब आप सिंप्लीफाई करते हैं यू गॉट द आंसर व्हिच इज 7.7%, ठीक है जी? तो ये आपका 7.7 या इसको मल्टीप्लाई करें उस परसेंटेज में तो आपको इंडिकेट हो जाएगा कि कितना परसेंट ऑफ द सेल्स आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है जी? आपको अगर आप 1 पैसा जो है वो कर्ज़ पर दे रहे हैं या जो है वो सेल कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट आपको कितना पैसा वसूल हो रहा है, ठीक है जी? तो जितना जल्दी वो वसूल होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है इट्स अ रूल ऑफ थंब कि आपको आपकी कंडीशन जो है वो बेहतर होगी, ठीक है जी? सो
दूसरा तीसरा इसमें जो है वो इसकी इम्पोर्टेंट बात यही है कि you are extending credit to the right kind of customer, meaning you don't take on as much bad debts. अच्छा, यहाँ पे आपको एक जबरदस्त ये पॉइंट मिलेगा कि अगर आपका अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हाई आपको मिल रहा है, तो बीइंग अ फाइनेंशियल एनालिस्ट आपको ये जो है रियलाइज होगा कि आपके फर्म में बैड डेट्स जो है वो कम होंगे, क्योंकि वहां से रिकवरी ज्यादा होगी, तो बैड डेट्स जो है वो आपको कम मिलेंगे। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जब आप इस रेशो को कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये आपको आइडेंटिफाई करवाता है कि अगर तो आपकी रेशो बहुत ज्यादा हाई हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि यू आर लार्जली बेस्ड ऑन कैश बेसिस। आप किस चीज के ऊपर बेस कर रहे हैं? आपका जो कारोबार है वो कैश के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि आप जो है वो कर्ज पर, उधार पर, एक्रूड उस पे जो है वो आप नहीं कर रहे। आप ज्यादातर डीलिंग जो है वो किस चीज के ऊपर कर रहे हैं? कैश के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। ठीक है जी। Now the next ratio is average collection period. अब अगर हमने अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर का टाइम पीरियड हमने मालूम करना है कि इस बंदे से जो पैसा हमें अकाउंट रिसीवेबल से जो टर्नओवर हमें मिल रहा है, ये कितने टाइम पीरियड बाद जो है वो हमें मिल रहा है। तो दिस इज बेसिकली द एवरेज कलेक्शन पीरियड इज द एवरेज लेंथ of time, specifically in number of days it takes a firm to collect on credit sales. Similarly, इसमें सिंपल जो फिनोमिना है या जो इसमें पॉइंट है वो यही है कि क्रेडिट सेल को कितने दिनों बाद क्रेडिट सेल के अगेंस्ट हमने अकाउंट रिसीवेबल करनी होती है। बेसिकली इसका जो वो होता है अकाउंटिंग एंट्री, वो इसी कुछ इस तरह होती है। ठीक है जी। यहाँ पे मैं जो है वो लिख लेता हूँ। याद रखें, अकाउंट रिसीवेबल जब आप क्रेडिट सेल करते हैं तो क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है कि अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल जो बंदा है हमारा, ठीक है जी, अकाउंट रिसीवेबल, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये लिख लेता हूँ। तो अकाउंट रिसीवेबल आपका जो है वो क्या होता है? डेबिट होता है, क्योंकि उस बंदे से हमने पैसे लेने होते हैं। और सेल्स हमारा जो है वो टू सेल्स हमारा क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि हमारी रेवेन्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है? हमने देखना होता है कि ये जो अकाउंट रिसीवेबल, ये बंदा जो पैसे हमें देगा, अभी हमें दी नहीं है, ये जो पैसा हमें मिल रहा है, तो ये कितने दिनों बाद हमें ये पैसा दे रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा ये रेशो है, ठीक है जी, सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब हो गया था। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड में हमने क्या करना है? हमने देखना होता है कि हमारा जो टर्नओवर, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर है, वो कितना टाइम पीरियड बाद हम अपने क्रेडिट सेल्स को कैश करते हैं। ठीक है। सो द फार्मूला इज वेरी सिंपल। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर जो है वो इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय, सॉरी, एसीपी का मतलब है एवरेज कलेक्शन पीरियड, इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एवरेज टर्नओवर रेशो, जो आपने कैलकुलेट किया होगा। ठीक है जी। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने वही डेटा उसमें डाल दिया, यहाँ पे 7.7 है, तो 360 को डिवाइड करें आप उस पे 360 को आप डिवाइड करें 7.7 के ऊपर, तो आपको आंसर मिल जाएगा 46.7, और विच इज इक्वल टू 47 डेज। जिसका मतलब ये है कि जो आपका टर्नओवर मिल रहा है आपको अकाउंट रिसीवेबल का, ये बंदे आपको 47 दिन बाद जो है वो
पैसा दे रहे हैं। ठीक है जी, जितना ये नंबर ऑफ डेज जो है वो कम होंगे तो उतना इसका मतलब यही होगा कि ये लोग आपको पैसा जल्दी रिकवर करवा के दे रहे हैं, और एक फर्म को ज्यादा टाइम पीरियड नहीं लग रहा कि अपने क्रेडिट सेल्स को वो रिकवर करे। तो ये मेरा ख्याल है कोई 1.5 महीना है लगता है आपको अपने क्रेडिट सेल्स को रिकवर करने में। सो इट्स जो है वो आपका बेटर आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर नॉर्मली इन टुडे एरा के आपकी ज़्यादातर जो डीलिंग होती है तो वो क्रेडिट बेस के ऊपर ही होते हैं। ठीक है जी। Now, the next ratio is the net asset turnover ratio. ठीक है जी। Net turnover ratio indicates how efficiently a firm is using all of its asset to generate revenues. देखिए, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो हमारा क्या होता है कि एक फर्म अपने तमाम एसेट को किस तरह एफिशिएंटली इस्तेमाल करके रेवेन्यूज को कमा रहा है। यानी कि अगर वो $1 इन्वेस्ट कर रहा है अपने एसेट के ऊपर, तो $1 के अगेंस्ट वो कितने रेवेन्यू या सेल्स जो है वो कमा रहा है। दिस रेशियो हेल्प्स to signal whether a firm is generating a sufficient volume of the business for the size of its एसेट इन्वेस्टमेंट। तो ये रेशो हमें इंडिकेट करेगी कि क्या जो हमने पैसा लगाया हुआ है ये वाकई में उतना सेल्स या उतना जो है वो पैसा कमा रही है या नहीं। तो मिनिमम जो है ये 1, इसकी अगर रेशो जो है वो 1 आती है तो इसका मतलब ये है कि जो $1 हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एटलीस्ट उससे हमें एक रेवेन्यू जो है वो मिल रही। तो जितना ये ज्यादा होगा तो ये उतना ही आपका बेहतर और आपकी एफिशिएंसी को शो करेगा। द फार्मूला फॉर द नेट एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ठीक है जी। तो जितने आपके नेट सेल्स एसेट्स है, नेट एसेट मीन के आपने उसकी नेट वैल्यू को कैलकुलेट करना है, विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐड यानी कि इन अ सेंस कि आपकी वैल्यू ऑफ द एसेट अगर इंक्रीज हुई है, अप्रिसिएशन उसमें आई है तो ऐड इट, अगर डिप्रिसिएशन है तो उससे आप डिडक्ट करके आप नेट वैल्यू आप उसकी मालूम करें। सो दिस विल बी योर नेट एसेट। तो इसी तरह से जब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जूम किया हुआ है कि 3717, ठीक है जी, 3717.23 तकसीमे 1901.87, तो इससे जो आंसर हमें मिलेगा वो 1.95, और ये आंसर आपका होगा टाइम्स, विच मीन्स के $1 को इन्वेस्ट करने के बाद हम 1.95 टाइम जो है वो अपनी सेल्स को बढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, विच इज सफिशिएंट फॉर अस। ठीक है जी। तो 1 से कम जो अगर होगा तो इसका मतलब ये है कि ये अपने एसेट को बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही और ये सफिशिएंट रेवेन्यू जो है वो नहीं कमा रही। ठीक है जी। अच्छा, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑपरेशनल और टर्नओवर रेशियो। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वी विल डिस्कस इट इन द coming video. Thank you so much.